नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज आप लोगों के समक्ष सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं उनसे संबंधित चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच आया। सीटेट की तैयारी हेतु और उसमें सफलता प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको चैप्टर पे जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उतना ही आप अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और हर चैप्टर पे आपकी पकड़, आपकी मजबूती ही आपको न सिर्फ सफलता दिलाएगी बल्कि अच्छे से अच्छा मार्क्स भी प्रदान कराएगी। तो सीटेट में हर चैप्टर के तहत आने वाले हर तथ्य को जानना जरूरी है। उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के बीच हिंदी पेडागोजी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी पेडागोजी में कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं। तो सबसे पहला जो है हिंदी में वो आपको 9 चैप्टर आता है। पहला है आपको अधिगम और अर्जन, दूसरा है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, तीसरा है सुनने और बोलने की भूमिका और भाषा में से किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, चौथा चैप्टर है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संघर्ष, पांचवा है भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, त्रुटि और विकार, छठा है भाषा कौशल, सातवां है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना और आठवां है अधिगम अध्यापन सामग्री और नौवां उपचारात्मक अध्यापन है। इन सारे चैप्टरों को जितने अच्छे से आप उनके तथ्यों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उतना ही आप अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के जितने भी आपको अभी हमने आपको चैप्टर सिलेबस के आधार पर बताया है, वो सारा सब कुछ अगर आप चाहें तो इसके अंग्रेजी अगर ट्रांसलेट कर लें तो तथ्य का ट्रांसलेशन ही मात्र आपके हिंदी और संस्कृत में भी काम आता है। ये आपको 15 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि आपको हिंदी हो या किसी अन्य भी भाषा, 2 भाषा आपको सीटेट में रखना होता है। उसमें दोनों ही भाषा में आपको पेडागोजी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न आपको गद्य पद इत्यादि वगैरह से होंगे, लेकिन इसमें 15 नंबर जो है ये आप पूरा का पूरा स्कोर अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इन सारे तथ्यों को जानें तो। आइए अब हम चैप्टर की तथ्यों का जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है चैप्टर अधिगम और अर्जन। अधिगम का क्या तात्पर्य है? तो अधिगम का तात्पर्य होता है आपको सीखना। जब भी हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो अधिगम कहलाता है। कुछ भी सीखना अधिगम है। ये आप लोग बीएड की तैयारी के दौरान भी देखे। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना और अर्जन का मतलब होता है जो हमारे पास अर्जित हो गया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो वो अधिगम है और जब हम सीख चुके होते हैं तो वो आपको अर्जन है। कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक के रूप में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट की क्लास दे रहे हैं और उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा क्या सीख पाया, तो अगर आपने उसको 10 तथ्य बताए और उसमें बच्चा 2 तथ्य ही आपको जवाब दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अधिगम तो 40 मिनट 10 तथ्य करवाए, लेकिन अर्जन जो है वो बच्चे को कितना तथ्य हुआ? तो सिर्फ 2 तथ्य हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि हर दिन में हम लोग घंटों पढ़ते हैं और उस घंटे में कितने तथ्य हमें याद रह पाते हैं, जो कि हम कितने दिनों के बाद भी उसे सुना सकें, समझा सकें। तो जो तथ्य याद रह गए वही हमारा अर्जन कहलाता है। तो सबसे पहला जो तथ्य है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अर्जन का तात्पर्य होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। इसके अलावा दूसरा कहता है तथ्य किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है और यही भाषा के संदर्भ में भी लागू होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है और भाषा भी हम लोगों की जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये दोनों ही तथ्य जो आपने पहला और दूसरा देखा है, उस तथ्य को आप लोगों को याद रखना। अगला कहता है कि भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों से बोलते हुए सुनता है उसे ही अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पे 2 तथ्य आता है, वातावरण और अनुकरण। कहने का तात्पर्य है कि बालक जो है अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है
और उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण चीज होती है उनका वातावरण। इसको इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंग्लैंड के बच्चे को यहाँ बिहार में लेकर के चले आएँ और बिहारी बच्चे को आपको इंग्लैंड में लेकर के चले जाएं, तो दोनों ही बच्चे के असर उसके वातावरण के कारण अलग अलग होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इंग्लैंड के बच्चे को बिहार में ले आते हैं तो वो रंग रूप से तो अंग्रेज का होगा, लेकिन वो भाषा किस प्रकार का सीखेगा? तो भाषा सीखेगा वो बिहारियों का। और बिहारी जो इंग्लैंड में रखेंगे तो भले ही वो रंग रूप से बिहारी होगा, लेकिन वो भाषा सीखेगा अंग्रेजों का। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखते हैं, लेकिन उस भाषा को सीखने में उसके वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला कहता है कि अधिगम और अर्जन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। सीखे गए ज्ञान को आत्मसात करना, अपने अवबोध में लाना ही अर्जन है। जैसा कि इससे पहले ही हमने आपको इस तथ्य के बारे में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अधिगम और अर्जन ये दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इससे प्रश्न नहीं पूछा गया। ये तथ्य जितने भी हैं वो समझिए कि सारे तथ्य से एक न एक प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती है और उस सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात कर लेना ही क्या कहलाता है? आपको आपका अर्जन कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति बच्चों को क्या सिखाया जाना है आदि बातें की प्रक्रिया में निहित होता है। अधिगम का उद्देश्य बालक के व्यवहार में शुद्धता लाना एवं परिष्कृत रूप से समाज को सौंपना, अर्थात बालक के व्यवहार को समाज संबद्ध बनाना। अधिगम जो है उसका मुख्य तात्पर्य यह है कि आप बच्चे को समाज सम्मत बनाने से तात्पर्य है कि समाज में रहने के वो तौर तरीके को जान पाए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाए। तो बच्चे को शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान या नौकरी के लिए नहीं, बल्कि समाज में रह करके वो समाज का भला कर सके, अधिगम का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए। अगला कहता है अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं। तो इसमें कहता है अधिगम विकास है। जितना ज़्यादा आप अधिगम करेंगे उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। अधिगम परिवर्तन है। अधिगम जो है परिवर्तन या सीखना परिवर्तन इसलिए है कि जो आप पहले थे अगर आप अधिगम कर लेते हैं तो आप में परिवर्तन आ जाता है। अधिगम समायोजन है। देखिए यहाँ समायोजन और अभियोजन दो तरह के तथ्य होते हैं जो कि बार बार आपको पूछे जाते हैं। अब एक है समायोजन और एक है अभियोजन। अभियोजन का तात्पर्य होता है साथ साथ चलना या एडजस्टमेंट आप उसको कह सकते हैं। और समायोजन का मतलब है जो आप में समा गया, समाहित हो गया। अब इसे इस प्रकार से समझिए कि जब हम किसी गाड़ी को सीखना प्रारंभ करते हैं, चाहे कार हो या आपको मोटरसाइकिल हो, तो सबसे पहले हमको उस गाड़ी के हिसाब से अपने मस्तिष्क को एडजस्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं सीखने के समय में। और जब आप सीख जाते हैं तो आप जैसे ही किसी आगे में कोई गाड़ी देख लेते हैं या कोई कुछ जानवर को देख लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेक पैड जो है ब्रेक पे चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शुरू में आप अभियोजन करते हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया को जब आप बार बार करने लगते हैं तो वो सारी चीज आप में समाहित हो जाती हैं और उसी को समायोजन कहलाता है। तो सीखना समायोजन है। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो शुरू से बीएड के कक्षा के दौरान से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे कि अधिगम जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक है का तात्पर्य है कि सीखना जो है कहीं से भी सीख सकते हैं। नेपाल चले जाइए, वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई स्थान विशेष पर सीखना निर्भर नहीं करता कि वहाँ रहेंगे तो ही सीखेंगे और यहाँ रहेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं या सीखना सार्वभौमिक है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि भले ही आप कुछ भी सीखें, साइकिल चलाना सीखें, गाड़ी चलाना सीखें, रोटी बनाना सीखें, कुछ भी सीखें, सीखते तो आप अपने क्रियात्मक या अपने जितने भी अंग हैं उसके द्वारा सीखते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का जो स्टोरेज होता है वो मस्तिष्क पे होता है, कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो कुछ भी आप सीखते हैं तो वो क्या होता है? सीखना मानसिक प्रक्रिया है। आपके सारे चीज़ों को मानसिक मन में वो स्टोरेज रहता है। अगला कहता है सीखना अनुभव का संगठन है। जितने ज़्यादा आप में अनुभव होती जाएंगी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5, इस तरह से BA MA जो भी है, जितना आप में कक्षाओं के प्रति, घूमने के प्रति जितना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, वो सारा सब कुछ जो है वो आपको अनुभव का संगठन आपको और भी ज़्यादा अधिगम कराएगा, सिखाएगा। सीखना विवेकपूर्ण है। जितना सीखेंगे उतना विवेक बढ़ेगा आपका। सीखना अनुकूलन है, एडजस्टमेंट है।
सीखना सक्रिय है का तात्पर्य है कि कभी आप निष्क्रिय होकर के सीख नहीं सकते हैं। सीखना खोज करना है, जब भी हम नया कुछ खोजते हैं तो उसमें सीखना होता है या सीखना नया कार्य करना है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है का तात्पर्य है कि कभी कभी हम सीखते जो हैं वो आपको खुद से भी सीखते हैं, मतलब व्यक्तिगत के द्वारा भी सीखते हैं, और कुछ कुछ अपने दोस्तों, परिवारों या शिक्षकों के द्वारा भी सीखते हैं। तो ये सीखना जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों ही तथ्य आता है। कि सीखने के प्रकार, अब हम सीखने के प्रकार में देखेंगे कि सीखने के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है क्रियात्मक या कौशलनात्मक और दूसरा है विचारात्मक या संज्ञानात्मक। क्रियात्मक या कौशलनात्मक का तात्पर्य यह है कि इसमें शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है, जिसमें कर्मेंद्रिय प्रधान अधिगम भी करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना। सीखते जो हैं तो जैसे साइकिल चलाना सीखना हो गया, टाइपिंग करना सीखना हो गया, उसमें कर्मेंद्रिय मतलब हमारे हाथ पैर वगैरह की ज्यादा प्रधानता होती है, तो उसको क्रियात्मक या कौशलनात्मक कहते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो है आपको विचारात्मक या संज्ञानात्मक, जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है और इसमें ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मस्तिष्क की भी विशेष भूमिका रहती है। मतलब वैसी चीजें जिसमें जैसे गणित बनाना हो, गणित बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो गणित बनाना किसके में आ जाएगा, विचारात्मक या संज्ञानात्मक। किसी पे लेख लिखना क्या आ जाएगा, क्योंकि वो आप दिमाग से लिख रहे होते हैं, तो पढ़ना, पढ़ाई लिखाई सारा सब कुछ विचारात्मक या संज्ञानात्मक है। लेकिन साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना या अन्य कोई शारीरिक श्रम के द्वारा जो आप क्रिकेट खेल के सीखना सीखते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपको क्रियात्मक अथवा कौशलनात्मक। अगला हम लोग आ जाते हैं, इसमें कहता है कि पहला जो नियम है वो थार्नडाइक का है क्रियात्मक से, जिसमें कि है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और दूसरा जो है जो विचारात्मक है उसमें पूर्णावृत्ति का नियम, नवीनता का नियम, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम और प्राथमिकता का नियम आता है। ये सारी चीजें आती है। अर्जन, हाँ, तो हम लोग अब आ जाते हैं अर्जन। अर्जन जो है वो आपको व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से कहेंगे, तो व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया अर्जन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। पहले जो हम नहीं जान रहे होते हैं और अब जो जानने लगे होते हैं, तो दोनों की में ही अंतर और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला तथ्य कहता है कि अर्जन के द्वारा ही सीखने की परिभाषा, स्वरूप एवं प्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। बालक का व्यवहार इतना क्षणिक और अस्थायी होता है, उनके व्यवहारों के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। अधिगम सीखे हुए ज्ञान को अपनाता है, अर्थात सीखने में स्थायित्व प्रदान करता है, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि अर्जन ही है जो हमें बताता है कि कोई जो शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ाया तो उसे कितना ज्ञात हो पाया। आप देखेंगे कि कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं चंचलता के कारण कि उनका ध्यान भटकते रहता है, और उसमें जब आप 40 मिनट का क्लास लेते हो तो आपको यह नहीं पता चलता कि आपके बताए गए कितने तथ्य को बच्चों ने समझ पाया या बच्चों ने याद रख पाया। तो वो अर्जन ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप समझ पाते हो कि हमने पढ़ाया तो 40 मिनट का, लेकिन बच्चा कितना देर और किन तथ्यों को एक्सेप्ट कर पाया और किन तथ्यों को नहीं एक्सेप्ट कर पाया, वो अर्जन के माध्यम से ही पता चलता है। अगला कहता है अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसमें शिशु की किसी भी परेशानी के क्रमबद्ध रूप से भाषा अर्जन करता है। सर्वप्रथम शिशु अपनी मातृभाषा का अर्जन बिना किसी अभ्यास के करता है। मतलब मातृभाषा के लिए जो है बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, वो बिना अभ्यास के भी मातृभाषा का अर्जन वो कर लेता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है और समृद्ध भाषाई परिवेश, ये बहुत बार आएगा। और समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य, समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि जैसा बच्चे का भाषाई माहौल होगा। भाषाई माहौल से मतलब यही है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूल अभी भी इस प्रकार के होते हैं जिसमें भाषाई जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए बेहतर माना जाता है कि वहाँ का भाषाई माहौल जो है, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वहाँ के बच्चों के प्रति बड़े सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, उनका भाषा जो है बहुत अच्छा होता है, और जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें भाषा का भी ध्यान वो लोग रखते हैं। घर में, वैसे घर में जहाँ पे भाषाई माहौल ठीक नहीं होता है, वहाँ के बच्चे उसी चीज़ों को सीख जाते हैं। इसलिए ऐसे माहौल से बच्चों को दूर रखना चाहिए या दूर रखने का प्रयास गार्जियन लोग करते हैं। तो जैसा माहौल होगा, जितना समृद्ध भाषाई माहौल, जिस परिवार में, जिस समाज में जितना अच्छा भाषा बोला जाएगा,
उस बच्चे का, उस समाज में रहने वाले उस बच्चे का भी भाषाई परिवेश और भाषाई व्यवहार उतना ही उत्कृष्ट होगा। यही माना जाता है कि समृद्ध भाषाई परिवेश। अब देखिए, कहता है कि अर्जन जो है वो किस प्रकार से बेहतर होगा। तो जब आप करके कोई चीज सीखते हैं तो आप अर्जन बहुत तेजी से करते हैं। जब आप किसी का अवलोकन करके सीखते हैं तो आप अर्जन बहुत तेजी से करते हैं। और अगला जो तथ्य है, जब आप कुछ परीक्षण कर रहे होते हैं तो आप में अर्जन मतलब होगा याद रखना, आपको याद रखना। तो कुछ परीक्षण करके जब आप कोई चीज सीखते हैं तो वो आपको अर्जन बड़ा तेजी से होता है। कुछ संपूर्ण विधि से होता है, मतलब कुछ देख लिए, कुछ सुन लिए, कुछ इस तरह का, तो सारा संपूर्ण विधि से होता है। कुछ व्याख्यान से, किसी के द्वारा जब आप व्याख्यान करते हैं या व्याख्यान किसी का लेक्चर सुनते हैं तो उसके द्वारा भी आप अर्जन बड़ी तेजी से करते हैं। कुछ वाद विवाद से भी आप सीखते हैं। तो ये सारा डिस्कशन वगैरह से होता है। क्योंकि भाषा में समय, यूट्यूब पे पढ़ाई के दौरान कुछ वीडियो बनाने में कुछ मर्यादा का समय रखना पड़ता है, इसलिए सारे तथ्यों को उतना विस्तार में ना जा करके हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसको बताया। अब है हिंदी में सीखने का क्रम। तो हिंदी में सीखने का क्रम सबसे पहले जो है वो आ जाता है आपको ध्वनि संकेत से। दूसरा हो जाता है वर्ण। वर्ण के बाद हो जाता है शब्द, और शब्द के बाद हो जाता है वाक्य। ये देखिए, पहले आएगा वर्ण, फिर आएगा शब्द, और शब्द के बाद आ जाता है वाक्य। मतलब जब भी हम कोई चीज का अधिगम किसी को कराना प्रारंभ करेंगे शुरुआत दौर में किसी भी भाषा में, तो सबसे पहले हमें उस भाषा के वर्ण को पढ़ाना होगा, फिर उसके वर्ण के बाद उन शब्दों को पढ़ाना होगा, और उसके बाद फिर वाक्य को होगा। मतलब नए भाषा सीखने के लिए किसी को भी अधिगम कराना है, पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को नए भाषा का अर्जन भी होगा तो वो होगा सबसे पहले वर्ण का, फिर होगा शब्द का, और लास्ट में होगा वाक्य का। तो ये जो चीजें हैं, अधिगम भी पहले वर्ण शब्द वाक्य, और अर्जन भी होगा तो पहले वर्ण शब्द और वाक्य। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको अधिगम और अर्जन के थे। इन तथ्यों का अवलोकन कर लेने के बाद आप सीटेट के जो भी प्रश्न बनाएंगे इन तथ्यों के आधार पर, तो आपको सारे प्रश्न जो है बड़े आसानी से बनेंगे। हर साल अधिगम और अर्जन से 1 या 2 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। इस चैप्टर से जितने भी तथ्य हमने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ ये सारे तथ्य आप लोगों को सीटेट में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ आप सभी का इतने देर वीडियो हमारा देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।